इतिहास में ऐसे चक्रवर्ती सम्राट का जिक्र आता है जिसने भारत का सबसे विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। हाँ, और जिसने विश्व विजेता सिकंदर के जनरलों को भी धूल चटा दी थी। बिल्कुल। और पहली बार देश की सीमाएं हिंदुकुश पर्वत के पार तक फैला दी थीं। मतलब ऐसे नायक का नाम तो इतिहास में एकदम स्वर्णाक्षरों में लिखा होना चाहिए, है ना? नई बात है, किसी को भी यही लगेगा। लेकिन ये जानकर बहुत हैरानी होती है कि करीब 2000 सालों तक पूरी दुनिया और यहाँ तक कि हमारे अपने इतिहासकार भी एक अनुवाद की छोटी सी गलती के कारण उसे महज एक नाई का बेटा या एक साधारण व्यक्ति मानते रहे। ये सचमुच इतिहास की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली विडंबनाओं में से एक है। सच में। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि जो कुछ किताबों में छप गया है वो एकदम सटीक और अकाट्य सत्य है, लेकिन असलियत ये है कि इतिहास भी इंसानों द्वारा ही लिखा और अनुवाद किया जाता है। हाँ, और जहाँ इंसान है वहाँ गलतफहमियां या पूर्वाग्रह होना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। बिल्कुल। और राजनीतिक एजेंडा भी हो सकता है। तो आज के इस विशेष गहन अध्ययन में हमारा मुख्य उद्देश्य इसी सच्चाई की परतों को खोलना है। हमारे पास आज जो आधार सामग्री है वो कोई सामान्य इतिहास की किताब नहीं है। ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त के आरंभ में दी गई एक बहुत ही विस्तृत ऐतिहासिक विवेचना है। हाँ, और पहली नजर में देखने पर ये किसी नाटक की साधारण सी भूमिका लग सकती है, लेकिन गहराई में उतरने पर पता चलता है कि ये अपने आप में एक पूरा हिस्टोरिकल डिटेक्टिव वर्क है। सही कहा आपने। प्रसाद जी ने ग्रीक इतिहासकारों के भ्रम और अनुवाद की गलतियां को बहुत ही तार्किक ढंग से सामने रखा है। मतलब उन्होंने सदियों से जमी रूढ़िवादी धूल को हटाकर ये साबित किया है कि इतिहास में फेक न्यूज़ कैसे काम करती है। तो चलिए आज सीधे उस दौर में चलते हैं। बिल्कुल। और समझते हैं कि कैसे एक दूरदर्शी रणनीतिकार और एक निडर योद्धा ने मिलकर भारत के पहले सबसे बड़े साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन देखिए, इस कहानी की गहराई में जाने से पहले हमें उस समय के भारत की नब्ज को समझना होगा। चंद्रगुप्त के उदय से ठीक पहले का समय। हाँ, वो जो समय था वो भयंकर राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल का दौर था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा का पूरा समाज एक गहरे वैक्यूम या कह लें कि शून्यता में जी रहा हो। अच्छा, तो ये उथल-पुथल आखिर किस तरह की थी? मतलब क्या ये सिर्फ राजाओं की आपसी लड़ाई थी या समाज के स्तर पर भी कुछ टूट रहा था? ये बिखराव हर स्तर पर था। मतलब प्रसाद जी की विवेचना बड़ी स्पष्टता से दिखाती हैं कि उस समय तक वैदिक कर्मकांड इतने अधिक जटिल और खर्चीले हो गए थे कि आम जनता उनसे पूरी तरह कटने लगी थी। क्योंकि व्यवस्था पर चंद वर्गों का एकाधिकार हो गया होगा। लोग एक ऐसी सरल व्यवस्था की तलाश में थे जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई हो। और ठीक इसी समय पार्श्वनाथ और महात्मा बुद्ध के विचार बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे। जैन और बौद्ध दर्शन की बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये समाज में बहुत तेजी से जड़ें जमा रहे थे। मतलब अगर इसे आज के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश की जाए तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बड़े उद्योग में बहुत पुरानी और भारी भरकम कंपनियां हों जिनका एक अधिकार हो। एकदम सही। और उनके नियम इतने जटिल और ग्राहक विरोधी हो चुके हों कि आम इंसान त्रस्त हो जाए, और तभी अचानक बाजार में एक नया बेहद सरल और सुलभ स्टार्टअप मॉडल आ जाए जो सीधे लोगों की जरूरतें पूरी कर रहा हो। हाँ, तो उस दौर में बौद्ध और जैन विचार बिल्कुल इसी स्टार्टअप मॉडल की तरह काम कर रहे थे, है ना? जिन्होंने सीधे आम जनता से कनेक्ट किया और बीच के कर्मकांडीय बिचौलियों को हटा दिया। ये उपमा बिल्कुल सटीक बैठती है। ये स्टार्टअप लोगों को एक सीधा रास्ता दे रहा था, लेकिन इस भारी वैचारिक बदलाव का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट भी हो रहा था। वो क्या? समाज को दिशा देने वाले ब्राह्मण राज्य संचालन और सत्ता के लालच में उलझ गए थे, और वहीं जो क्षत्रिय वर्ग था जिसका मूल काम बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना था, वो अत्यंत हिंसक होकर आपस में ही लड़ रहा था। छोटी छोटी रियासतों के लिए। हाँ, कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं थी जो पूरे देश को बांध कर रख सके। और शायद इसी आपसी कलह और शून्यता का फायदा बाहरी ताकतों ने उठाया। बिल्कुल, यही वो सबसे कमजोर कड़ी थी जिसने सिकंदर जैसे विदेशी आक्रांताओं को भारत की सीमाओं की ओर आकर्षित किया। जाहिर है, जब घर के भीतर ही आग लगी हो तो बाहरी हमलावरों के लिए दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी मोर्चे पर जो अजीब सा मिश्रण और घोर अस्थिरता पैदा हुई थी, उसी ने एक ऐसे नेतृत्व की मांग को जन्म दिया। एक मजबूत नेतृत्व जो पूरे उपमहाद्वीप को एक धागे में पिरो सके। सही कहा। एक एकीकृत सत्ता,
अब सिर्फ एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं रह गई थी, बल्कि देश के अस्तित्व को बचाने की सबसे बड़ी जरूरत बन गई थी। और यहीं से उस शख्सियत का उदय होता है जिसने इस पूरी अस्थिरता को खत्म किया, सम्राट चंद्रगुप्त। हाँ, लेकिन यहाँ कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत हैरान करता है। उनके जन्म को लेकर जो विवाद है। बिल्कुल। मतलब जिस इंसान ने विदेशी आक्रांताओं को खदेड़ा और भारत को एक किया, उसी के जन्म और पहचान को लेकर इतिहास में इतना बड़ा विवाद कैसे खड़ा हो गया? ग्रीक इतिहासकारों ने और बाद के कुछ ग्रंथों ने भी ये भ्रांति फैला दी कि चंद्रगुप्त एक शूद्र स्त्री मुरा का पुत्र था, या फिर किसी नाई का बेटा था। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता? यही वो ऐतिहासिक भूल सुधार है जिसे प्रसाद जी ने बहुत ही तार्किक ढंग से सामने रखा है। दरअसल ग्रीक इतिहासकारों, विशेष रूप से प्लूटार्क और जस्टिनस, से एक बहुत ही भयंकर चूक हुई थी। चूक? कैसी चूक? उन्होंने दो बिल्कुल अलग-अलग कालखंडों और व्यक्तियों के नामों को आपस में उलझा दिया था। ग्रीक वर्णनों में हमें दो नाम मिलते हैं, सेंड्रोकोटस और ज़ेंड्रामीज़। और ये ज़ेंड्रामीज़ असल में कौन था? ज़ेंड्रामीज़ असल में मगध का तत्कालीन राजा था, जो नंद वंश का था। वो राजा जनता के बीच बेहद अलोकप्रिय था और उसके जन्म को लेकर ये किंवदंती थी कि वो शायद किसी नाई का पुत्र है जिसने छल से सत्ता हथियाई है। ओहो, तो ग्रीक लेखकों ने नंदवंश की इस नाई वाले जन्म की कहानी को गलती से सैंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त के साथ जोड़ दिया। बिल्कुल, बस एक नाम की कंफ्यूजन और एक महान सम्राट का पूरा वंश ही कागजों पर बदल गया। ये तो वाकई चौंकाने वाला है। मतलब 2000 साल तक एक इंसान की कहानी गलती से दूसरे इंसान के नाम पर दर्ज रही। हाँ। लेकिन एक मिनट, ग्रीक इतिहासकारों को तो हम छोड़ दें कि उन्हें शायद यहाँ की भाषा या संस्कृति की उतनी समझ नहीं थी, पर भारतीय ग्रंथों में भी तो चंद्रगुप्त को लेकर ऐसी ही बातें कही गई हैं। आप मुद्रा राक्षस का जिक्र कर रही हैं? हाँ, विशाखदत्त के प्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को बार बार वृषल कहा गया है। अब वृषल का अर्थ तो आमतौर पर नीच कुल या शूद्र ही निकाला जाता है। क्या यह संभव है कि मुद्रा राक्षस लिखने वाले भी ग्रीक इतिहासकारों की तरह कंफ्यूज हो गए थे? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और यहीं पर इतिहास की सबसे जटिल राजनीति समझ में आती है। यहाँ भाषा और राजनीति का गहरा गठजोड़ है। वो कैसे? प्रसाद जी ने बहुत ही विद्वत्तापूर्ण तरीके से इस वृषल शब्द की चीर-फाड़ की है। असल में वृषल का प्रयोग यहाँ किसी जाति विशेष के लिए नहीं, बल्कि एक वैचारिक या राजनैतिक गाली के रूप में हुआ था। वैचारिक गाली मतलब मैं कुछ समझी नहीं। देखिए, जैसा कि हमने पहले चर्चा की, मौर्य वंश और विशेषकर चंद्रगुप्त वैदिक कर्मकांडों के प्रति बहुत उदासीन थे। उनका झुकाव बौद्ध और जैन दर्शन की ओर अधिक था। हाँ, जो स्टार्टअप मॉडल वाली बात हमने की थी। बिल्कुल। तो इसी वैचारिक मतभेद के कारण जो कट्टर और रूढ़िवादी वैदिक अनुयायी थे, वे मौर्यों से चिढ़ने लगे। संस्कृत साहित्य में वृषल शब्द का एक अर्थ होता है धर्म से च्युत। अच्छा, मतलब वो जो वैदिक नियमों और अनुष्ठानों को नहीं मानता। सही पकड़ा आपने। तो रूढ़िवादियों ने चंद्रगुप्त को वृषल कहना शुरू कर दिया, जिसका मतलब था कि ये इंसान हमारे धर्म और कर्मकांडों से भ्रष्ट हो चुका है। अरे बाप रे। और बाद के टीकाकारों ने, जो शायद इस ऐतिहासिक संदर्भ को नहीं समझते थे, उन्होंने इस वृषल शब्द का सीधा और शाब्दिक अर्थ शूद्र निकाल लिया। कमाल है। मतलब जैसे एक राजनीतिक ताने या वैचारिक असहमति के रूप में इस्तेमाल किया गया था, उसे आने वाली पीढ़ियों ने सचमुच का डीएनए या जाति मान लिया। बिल्कुल यही हुआ था। तो फिर असल सच्चाई क्या है? चंद्रगुप्त आखिर थे कौन? ऐतिहासिक तथ्य ये पूरी तरह स्पष्ट करते हैं कि चंद्रगुप्त वास्तव में पिपली कानन के मौर्य नामक अत्यंत प्राचीन और प्रतिष्ठित क्षत्रिय वंश के थे। मौर्य वंश? हाँ, ये कोई ऐसा वैसा वंश नहीं था। जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, तो उनके शरीर भस्म का एक भाग इसी मौर्य क्षत्रिय वंश के लोगों को मिला था। अरे वाह। जिस पर उन्होंने एक विशाल स्तूप बनवाया था। एकदम सही। और इसी मौर्य शब्द से बाद में प्राकृत और संस्कृत के प्रभाव से मौर्य शब्द की उत्पत्ति हुई। तो अब जब ये बात पूरी तरह स्थापित हो गई है कि चंद्रगुप्त एक प्रतिष्ठित मौर्य क्षत्रिय थे, न कि किसी नाई या मुरा के बेटे, तो ये जानना और भी दिलचस्प हो जाता है कि वो सत्ता के शिखर तक कैसे पहुंचे। हाँ, यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। और यही प्रवेश होता है उस मास्टरमाइंड का जिसके बिना चंद्रगुप्त का उदय शायद कभी संभव ही नहीं था, आचार्य चाणक्य। बिल्कुल। इतिहास में गुरु शिष्य की ये जोड़ी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इस पूरी घटना की शुरुआत
मगध के तत्कालीन नंद राजा के दरबार से होती है। वही नंद जो बहुत विलासी और क्रूर था। हाँ, नंद न केवल विलासी था बल्कि बेहद अहंकारी भी था। एक दिन उसने अपनी राज्यसभा में तक्षशिला के विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का घोर अपमान कर दिया। और चाणक्य कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, वे भू राजनीति और अर्थशास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। बिल्कुल। उसी अपमान की धधकती अग्नि में चाणक्य ने अपनी शिखा खोल दी और नंद वंश के समूल नाश की कठोर प्रतिज्ञा ली। लेकिन प्रतिज्ञा लेना एक बात है और उसे पूरा करना दूसरी। चाणक्य के पास बुद्धि थी, पर उन्हें एक ऐसे अस्त्र की जरूरत थी जो उनके विजन को जमीन पर उतार सके। एक योग्य शिष्य की तलाश थी उन्हें। और यहीं वो मशहूर वाकया आता है जिसे पढ़कर लगता है कि मानो किसी थ्रिलर फिल्म का कोई सस्पेंस सीन चल रहा हो। वो मोम के शेर वाली घटना। हाँ, वो घटना चंद्रगुप्त की कुशाग्र बुद्धि का सबसे बड़ा प्रमाण है। हुआ यूं कि एक बार किसी विदेशी राज्य की ओर से मगध की राजसभा में एक लोहे का पिंजरा भेजा गया। उस पिंजरे के अंदर मोम का बना हुआ एक बहुत ही खूंखार दिखने वाला शेर रखा था और चुनौती ये दी गई थी कि मगध के विद्वानों को बिना पिंजरे का दरवाजा खोले या उसे तोड़े उस शेर को बाहर निकालना है। ये एक तो सीधे सीधे मगध की बुद्धिमत्ता को चुनौती थी। बिल्कुल। सारी राजसभा चकित थी। बड़े बड़े मंत्री और चाटुकार सोच में पड़े थे कि लोहे की छड़ों के बीच से एक साबुत शेर कैसे बाहर आ सकता है। और तब उस भरी सभा में एक युवा बालक आगे आता है। वह युवा चंद्रगुप्त था। उसने पिंजरे को ध्यान से देखा, शेर के मोम के होने की पुष्टि की और फिर बिना कोई समय बर्बाद किए लोहे की एक शलाका या रॉड को आग में भयंकर गर्म करवाया। अच्छा, फिर उसने उस दहकते हुए लाल लोहे को पिंजरे की छड़ों के बीच से डालकर मोम के शेर को छुआ दिया। मोम पिघलने लगा और कुछ ही देर में सारा शेर पिघलकर पिंजरे से बाहर बह गया। न पिंजरा खुला न टूटा और शेर बाहर आ गया। क्या बात है! ये सिर्फ एक पहेली सुलझाना नहीं था, ये तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का एक बहुत ही शानदार उदाहरण था। एकदम सही। जहां बाकी लोग पिंजरे के ताले और शेर के आकार में उलझे थे, चंद्रगुप्त ने सीधे मटेरियल यानी मोम पर फोकस किया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि चाणक्य वहां मौजूद थे और ये सब देख रहे थे। वे अपने महाअभियान के लिए सिर्फ एक बलवान शरीर या कुशल योद्धा की तलाश में नहीं थे। हाँ, तलवारबाजी तो कोई भी सीख सकता है। बिल्कुल। चाणक्य को एक ऐसी प्रखर बुद्धि वाले नेता की तलाश थी जो दबाव में भी शांत रहकर समाधान निकाल सके। ये मोम के शेर वाली घटना चाणक्य के लिए एक लिटमस टेस्ट थी जिसमें चंद्रगुप्त 100% सफल रहे। और इस युवा में सिर्फ बुद्धि ही नहीं थी, बल्कि गजब का, लगभग पागलपन की हद तक का साहस भी था। आप सिकंदर वाली मुलाकात की बात कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल। जब चंद्रगुप्त तक्षशिला में सैन्य और कूटनीतिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात सीधे विश्व विजेता सिकंदर से हुई थी। सोचिए, एक तरफ वो क्रूर आक्रांता जिसने आधी दुनिया रौंद दी थी और दूसरी तरफ एक युवा छात्र। उस मुलाकात का जो वर्णन है वो बहुत ही अद्भुत है। चंद्रगुप्त सिकंदर के सामने खड़े होकर बिना पलक झपकाए बेहद स्पष्ट और शायद कुछ तीखे तर्कों के साथ बात कर रहे थे। एक युवा भारतीय का ये कूटनीतिक साहस और निडरता देखकर सिकंदर तो भड़क गया होगा। इतना भड़क गया कि उसने वहीं चंद्रगुप्त को जान से मारने का आदेश दे दिया। लेकिन चंद्रगुप्त अपनी असाधारण फुर्ती और रणनीतिक सूझबूझ से वहां से बच निकले। मतलब चाणक्य को ठीक ऐसा ही व्यक्ति चाहिए था, जिसकी बुद्धि मोम को पिघला दे और जिसका साहस सिकंदर की आंखों में आंखें डाल सके। बिल्कुल। तो अब मास्टरमाइंड और प्रोडिजी साथ आ चुके के रणनीति तैयार थी, लेकिन एक बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या थी। सेना। उनके पास सेना कहाँ थी? वही तो। नंद के पास लाखों की पैदल सेना और हजारों हाथी थे। इन दोनों के पास तो शायद कुछ 100 लोग भी नहीं रहे होंगे। यहीं पे चाणक्य की कूटनीति और गुरिल्ला वॉरफेयर की समझ काम आई होगी। एकदम सही। उन्होंने नंद की विशाल सेना से सीधे टकराने की बेवकूफी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने सीमांत जातियों, विंध्य के जंगलों में रहने वाले लोगों, म्लेच्छों और छोटे छोटे असंतुष्ट गणराज्यों को मिलाकर एक नई, बेहद जुझारू और फुर्तीली सेना तैयार की। मतलब एक ऐसी सेना जिसे पारंपरिक युद्ध के नियमों से बंधना नहीं था, बल्कि जो हाथ लगाकर हमला करने में माहिर थी। हाँ। और इनकी रणनीति ये थी कि सीधे मगध की राजधानी पर हमला करने के बजाय पहले आसपास के उन इलाकों को साफ किया जाए जहां ग्रीक सेनाओं का कब्जा था। सही कहा।
मतलब मान लीजिए कि आपको गरम दलिया खाना है तो आप सीधा बीच में हाथ नहीं डालते ना? नहीं तो हाथ जल जाएगा। बिल्कुल, आप किनारों से खाना शुरू करते ताकि हाथ ना जले। बहुत ही सटीक उपमा है ये। सिकंदर के वापस लौटने और फिर उसकी मृत्यु के बाद भारत के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में जो ग्रीक क्षत्रप या गवर्नर छूट गए थे, जैसे फिलिप और यूडिमिस, चंद्रगुप्त ने सबसे पहले उन पर बिजली की तरह हमला किया और उन्हें खदेड़ दिया। हाँ, उन्होंने एक एक करके ग्रीक कमांडरों को खदेड़ा और पूरे पंजाब को विदेशी नियंत्रण से मुक्त करा लिया। जब ये उत्तरी मोर्चा पूरी तरह सुरक्षित हो गया और उनके संसाधन बढ़ गए, तब उन्होंने मगध का रुख किया और आखिरकार नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंका। लेकिन चंद्रगुप्त की असली परीक्षा तो तब हुई जब सिकंदर का सबसे योग्य सेनापति सेल्यूकस निकेटर भारत लौटा। हाँ, सिकंदर के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए एक विशाल ग्रीक सेना लेकर। हाँ। उसे लगा होगा कि वो भारत के छोटे छोटे राजाओं को आसानी से रौंद देगा। लेकिन इस बार उसका सामना किसी बिखरे हुए भारत से नहीं, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व वाली एक संगठित, आक्रामक और विशाल शाही सेना से हुआ था। और फिर जो हुआ वो इतिहास है। बिल्कुल। सेल्यूकस को इस युद्ध में इतनी बुरी तरह और निर्णायक हार का सामना करना पड़ा कि उसे अपने प्राण बचाने के लिए एक बहुत ही अपमानजनक संधि करने पर मजबूर होना पड़ा। ये संधि तो भारतीय इतिहास के सबसे गौरवशाली क्षणों में से एक है। ये कोई साधारण शांति समझौता नहीं था। सेल्यूकस को अपनी बेटी कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त से करना पड़ा। हाँ, और सबसे बड़ी बात, सेल्यूकस को हेरात, काबुल, कंधार और मकरान, ये 4 विशाल प्रांत चंद्रगुप्त को सौंपने पड़े। मतलब आज का पूरा बलूचिस्तान और अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा। सही कहा। और इसके बदले में चंद्रगुप्त ने एक कूटनीतिक शिष्टाचार दिखाते हुए उसे 500 हाथी उपहार में दिए। इस जीत का रणनीतिक महत्व समझना बहुत जरूरी है। वो कैसे? ये पहली बार था जब भारत केवल अपना बचाव नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी शर्तें मनवा रहा था। ग्रीक साम्राज्य, जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था, उसे एक भारतीय सम्राट के सामने घुटने टेकने पड़े थे। युद्ध जीतना और साम्राज्य का विस्तार करना एक असाधारण उपलब्धि है, लेकिन एक महान शासक की असली परीक्षा तब होती है जब वो उस विशाल साम्राज्य का प्रशासन चलाता है। प्रशासन की तो बात ही अलग थी उनकी। हाँ, जब हम चंद्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रबंधन के बारे में पढ़ते हैं तो वो व्यवस्था आज की आधुनिक सरकारों को भी हैरान कर सकती है। बिल्कुल। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज, जो सेल्यूकस के प्रतिनिधि के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, उसने पाटलिपुत्र के प्रशासन का आंखों देखा विवरण छोड़ा है। और मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर प्रबंधन कोई एक राजा या मंत्री अपनी मनमर्जी से नहीं चलाता था, है ना? नहीं, बाकायदा 6 अलग-अलग विभागों या बोर्ड्स द्वारा चलाया जाता था। उस प्राचीन काल में अलग-अलग म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट्स। ये तो पूरी तरह से विकेंद्रीकृत व्यवस्था थी। पहला विभाग तो शायद शिल्प और उद्योग का था, जो कारखानों का ध्यान रखता था। लेकिन दूसरा विभाग मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है, विदेशियों की देखभाल का विभाग। वे इतने मेहमान नवाज क्यों थे कि विदेशियों के लिए एक पूरा सरकारी महकमा ही बना दिया? ये सिर्फ मेहमान नवाजी नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत ही गहरी कूटनीतिक और इंटेलिजेंस रणनीति थी। हाँ। पाटलिपुत्र उस समय दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्रों में से एक था। तो दुनिया भर से व्यापारी और राजदूत वहां आते होंगे। बिल्कुल। ये विभाग उन विदेशियों के ठहरने का इंतजाम करता था, उनके बीमार पड़ने पर मुफ्त इलाज की व्यवस्था करता था, और यदि मृत्यु हो जाए तो पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी करता था। और उनकी संपत्ति उनके देश भिजवाता था। हाँ, इससे न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौर्य साम्राज्य की छवि एक अत्यंत सुरक्षित राज्य की बनती थी, बल्कि यह राज्य को ये भी पता रखने में मदद करता था कि कौन विदेशी राजधानी में आ रहा है और उसकी गतिविधियां क्या हैं। मतलब ये एक तरह का फॉरेन इंटेलिजेंस और डिप्लोमेसी का मास्टर स्ट्रोक था। क्या बात है। और तीसरा विभाग तो सीधा आज के मॉडर्न डेटा ड्रिवन सिस्टम की याद दिलाता है, जन्म और मरण का पंजीकरण। आज से हजारों साल पहले, बिना किसी कंप्यूटर के। हाँ, वे वाइटल स्टैटिस्टिक्स रख रहे थे। जन्म और मृत्यु का सटीक डेटा रखना एक अत्यंत उन्नत राज्य की निशानी है। इस डेटा के आधार पर ही प्रशासन ये तय कर पाता था कि किस क्षेत्र से कितना टैक्स आना चाहिए और भविष्य में सेना के लिए कितने युवाओं की आवश्यकता होगी, और अकाल पड़ने पर कितनों के लिए राशन चाहिए होगा। बिल्कुल। इसके अलावा चौथा विभाग
व्यापार और नाप-तौल को रेगुलेट करता था। 5वां विभाग निर्मित वस्तुओं की बिक्री देखता था और 6वां विभाग बिक्री कर यानी सेल्स टैक्स वसूलने का काम करता था। इन सभी विभागों के कामकाज से ये पूरी तरह साबित होता है कि मौर्य प्रशासन कितना अधिक नागरिक केंद्रित था। राज्य का मुख्य उद्देश्य सिर्फ सत्ता का सुख भोगना नहीं था, बल्कि जनता की भलाई सुनिश्चित करना था। इसे हम प्राचीन काल का सबसे उन्नत कल्याणकारी राज्य कह सकते हैं। और सिर्फ प्रशासन ही नहीं, समाज के स्तर पर भी बहुत सी ऐसी बातें थीं जो ग्रीक्स के लिए बिल्कुल अकल्पनीय थीं। जैसे कि दास प्रथा का ना होना। एकदम सही। मेगास्थनीज इस बात से बेहद चकित था कि उस समय भारत में दास प्रथा यानी स्लेवरी बिल्कुल नहीं थी, जबकि ग्रीस और रोम की तो पूरी अर्थव्यवस्था ही दासों पर टिकी थी। लेकिन भारत में कानूनन सभी स्वतंत्र थे, और मैंने तो ये भी पढ़ा है कि सम्राट की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए विदेशी महिलाओं का एक विशेष अंगरक्षक दल होता था। हाँ, और वे अत्यंत प्रशिक्षित होती थीं। ये दर्शाता है कि उस काल में महिलाओं को भी सामरिक महत्व के पदों पर रखा जाता था। ये तो बहुत ही प्रगतिशील सोच थी। और अगर पूरे साम्राज्य की सुरक्षा की बात करें तो उनके पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथियों की एक विशाल और अनुशासित सेना थी, जो हर समय किसी भी बाहरी या भीतरी खतरे से निपटने के लिए तैयार रहती थी। ये कोई ऐसा साम्राज्य नहीं था जो सिर्फ खौफ के दम पर टिका हो, बल्कि यह सुशासन, न्याय, सटीक डेटा और एक दूरदर्शी विजन पर आधारित था। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा को यदि हम समेटें तो ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी इस भूमिका में सिर्फ एक साहित्यिक नाटक का परिचय नहीं दिया था। नहीं, उन्होंने तो एक बहुत बड़ा और प्रामाणिक ऐतिहासिक कार्य किया था। हाँ, उन्होंने उन पन्नों को साफ किया जिन पर ग्रीक इतिहासकारों की नासमझी और बाद के रूढ़िवादी टीकाकारों के पूर्वाग्रहों की मोटी परत जमी हुई थी। उन्होंने तर्कों के साथ ये स्थापित किया कि चंद्रगुप्त न तो किसी नाई का बेटा था, ना ही किसी मूरा नामक शूद्र स्त्री का पुत्र। वह पिपली कानन के प्राचीन मौर्य क्षत्रिय वंश का एक अत्यंत योग्य और साहसी युवा था। सही कहा। एक ऐसा व्यक्ति जो बेहद विपरीत परिस्थितियों से उठकर सिर्फ अपनी कुशाग्र बुद्धि, अदम्य साहस और आचार्य चाणक्य के अचूक मार्गदर्शन से एक चक्रवर्ती सम्राट बना। निसंदेह ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि योग्यता और सही रणनीति किसी भी अजन्मजात या विरासत में मिली सत्ता को उखाड़ फेंक सकती है। इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा और प्रसाद जी की इस शानदार विवेचना से गुजरने के बाद मैं ये सोच रही हूँ कि एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला विचार जहन में आता है। वो क्या? देखिए, अगर अनुवाद की एक छोटी सी गलती या सैंड्रोकोटस और ज़ेंड्रोमीज जैसे नामों का साधारण सा कंफ्यूजन या फिर वृषल जैसे एक वैचारिक गाली वाले शब्द का गलत अर्थ एक महान सम्राट की असली पहचान को 2000 सालों तक पूरी दुनिया से छिपा सकता है, तो आज के दौर का क्या होगा? बिल्कुल। आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के ज़माने में जहां हर पल अथाह डीता पैदा हो रहा है, ये विचार करने वाली बात है कि आज जो तथ्य हम पढ़ रहे हैं उनमें से कितने भविष्य में इतिहास को पूरी तरह से गलत रूप में पेश करेंगे। ये तो बहुत ही डरावना विचार है। क्या जाने अनजाने में आज भी कुछ ऐसे ही मूम के शेर घड़े जा रहे हैं जिन्हें आने वाली पीढ़ियां असली इतिहास मान बैठेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास को सिर्फ अतीत का नहीं बल्कि हमारे वर्तमान का सबसे बड़ा आईना बना देता है।